ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव को सीएम योगी की सौगात। उन्नाव को मिली 4 लेन की कनेक्टिविटी। सीएम योगी ने उन्नाव में 5.77 अरब रुपए की लागत की 100 से अधिक परियोजनाओं का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा माफिया राज चलाने वाले दे रहे उपदेश। सपा में टूट का दावा करने वाले मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर किया एक और पोस्ट। राजभर का दावा, सपा में टूट का नेतृत्व बलिया से होगा। राजभर ने सपा को सांसद बचाओ अभियान शुरू करने की दी नसीहत। होमर्स हमले में जान गंवाने वाले शिवानंद का शव पहुंचा गांव। मुआवजे और नौकरी की मांग पर अड़े परिजन। बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी और सुरेंद्र चौरसिया ने परिजनों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से की फोन पर बात। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बवानखेड़ा गांव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह रामायण काल में खरदूषण थे, वैसे ही सपा कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में माफिया राज था। उन्होंने कहा कि दंगा और माफियाग्रस्त प्रदेश बनाने वाले लोग आज विकास पर उपदेश दे रहे हैं, जिनका दोहरा चरित्र देखकर हंसी आती है। बवानखेड़ा में सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर माफिया राज चलाने का आरोप लगाया और विकास का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्लस्टर के जरिए युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा और अब विकास कानपुर तक पहुंचेगा। सीएम ने सपा और कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरह रामायण काल में खरदूषण थे, वैसे ही सपा कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में माफिया राज था। याद करिए, जब दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी, पश्चिम एशिया के संकट के दौर से गुजर रही थी, ऊर्जा का भीषण संकट पूरी दुनिया के सामने आया था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक मंदी में देश की जनता को राहत देने की कार्रवाई रही हो या फिर ऊर्जा संकट से देश की जनता को उभारने का कार्य रहा हो, भारत ने जो प्रबंधन किया वह दुनिया के लिए प्रेरणा बनी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट का दावा कर रहे सुबह सपा प्रमुख और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में टूट तो होकर रहेगी और सपा के बागी सांसदों के गुट को संभालने के लिए एक बड़ा चेहरा सामने आ गया है, जो उत्तर प्रदेश की बागी भूमि यानी बलिया से ताल्लुक रखता है। आगे आपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी में होने वाली इस टूट की योजना पहले से ही तैयार थी, लेकिन हाल ही में हुई एक घटना में इसमें आग में घी का काम कर दिया है। 17 जून को सपा कार्यालय में आयोजित एक सम्मेलन के नाम पर ब्राह्मण समुदाय का घोर तिरस्कार किया गया। इस कथित अपमान से ये नेता बेहद आहत हैं और इसी के बाद बगावत की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके कुनबे पर सीधा और तीखा हमला बोलते हुए कहा गया है कि एक राजनीतिक प्रतिक्रिया आते ही पूरा सैफई खानदान गाली देने और सफाई देने में जुट गया है। सपा नेतृत्व को नसीहत देते हुए तंज कसा कि अखिलेश बाबू को अब ट्विटर एसी कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली नेतागिरी छोड़कर तुरंत सांसद बचाओ अभियान शुरू कर देना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। उनके पुत्र अरुण राजभर वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले थे, उनसे निवेदन कर रहे थे कि किसी तरह से सुभाषपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर लीजिए, पिछड़ों की राजनीति को बचाइए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ब्लैकमेल कर रही है, पिताजी बहुत तनाव में हैं, उनकी किसी लिखी बात का, किसी कही बात को बहुत गंभीरता से मत लीजिएगा, पिताजी तनाव में है, इसलिए भाजपा जो कहती है वो लिख देते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के किसी बयान को गंभीरता से नहीं लेती। अभी आपने देखा कि लोकसभा के अंदर माननीय राम गोपाल जी ने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को एक पत्र दिया गोपनीय, और पत्र दे करके उन्होंने ये नहीं खोल के बताया कि इस पत्र में मैं क्या दे रहा हूं।
अगली खबर, केंद्र सरकार के 12 वर्ष और प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तिंदवारी निरीक्षण गृह में राज्यव्यापी जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान के तहत संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का आयोजन केन नहर प्रखंड, केन बेतवा लिंक निर्माण खंड 1-2, लघुडाल नहर खंड, सिंचाई प्रखंड तृतीय और नलकूप खंड बांदा ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम की शुरुआत जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के स्वागत से हुई। उपस्थित लोगों ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किए। इसके बाद मंत्री ने फलदार वृक्षों का रोपण किया और दीप प्रज्वलन ब्लॉक प्रमुख तिंदवारी सुधा साहू और नगर पंचायत तिंदवारी द्वारा किया गया। सिंचाई विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शॉल, माला, पटका पहनाकर सम्मानित भी किया। इसी दौरान संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि जल योद्धा पद्मश्री उमाशंकर पांडे ने जल और पेड़ों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि जन्म से मरण तक जल जरूरी है। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने भारत माता की जयकार के साथ संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड की दिशा बदल दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के समय पूर्ण होने पर आज सिंचाई विभाग जनपद बांदा के द्वारा आयोजित प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में अयोध्या में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की है। सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दान पात्र में कथित अनियमितताओं से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था आहत हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह की ओर से शिकायत किए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पांडे ने सवाल उठाया कि बिना एफआईआर के एसआईटी जांच किस आधार पर चल रही है। उन्होंने गोबर के ढेर से नकदी और अन्य स्थानों से आभूषण मिलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि यदि बरामदगी हुई है तो प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कराई गई। पूर्व मंत्री ने 8 माह की सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों और अयोध्या के प्रमुख संतों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही सभी आरोपों, नियुक्तियों और संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। कई नजूल की जमीनों को अवैध रूप से चंपत राय और इनकी कंपनी ने तीर्थ क्षेत्र में लिया है। कई मंदिरों को लिया है। एक मंदिर तो है आनंद भवन, उसको इन्होंने खरीदा था रमाकांत पाठक से गलत तरीके से, और आज बताइए वो इनामी अपराधी है, उसमें इनाम है। अब सोचिए चंपत राय एंड कंपनी कितना फ्रॉड करती है कि इनामी अपराधियों से भी जमीन खरीद लिया है, आनंद भवन लिया है। कई नजूल की जमीन पर बने हुए मंदिरों को अपने ले लिया अंदर। ये जो इनका तीर्थ क्षेत्र भवन बना है, तपोवन भवन बना है, सब नजूल की जमीन पर है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव बुधवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सपा नेता आशीष चौबे के निजी पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव के आगमन पर समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में उन्होंने परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा उपस्थित लोगों से मुलाकात भी की। इस अवसर पर स्थानीय सपा नेताओं ने भी उनसे संगठनात्मक और क्षेत्रीय मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा की। कार्यक्रम पूरी तरह निजी स्वरूप का रहा। हालांकि शिवपाल सिंह यादव की मौजूदगी के चलते ये राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सपा कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया। कानपुर में शिवपाल सिंह यादव का ये दौरा ऐसे समय हुआ है जब समाजवादी पार्टी प्रदेश में संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर सक्रिय नजर आ रही है। कार्यक्रम के बाद शिवपाल सिंह यादव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वापस रवाना हो गए। कि ये सब झूठी बातें हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, बहुत मजबूत है, और समाजवादी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा करके चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। समाज को जोड़ेंगे और सब समाज को जोड़ करके सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश के। वो अपना समीकरण तो बैठा नहीं पा रहे और कई चुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने हराया है
तो ये लोग ऐसी बकवास करते हैं। अगली खबर देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव निवासी मर्चेंट नेवी कर्मी शिवानंद चौरसिया, जिनकी उम्र 38 वर्ष है, उनका पार्थिव शरीर बुधवार शाम उनके पैतृक गांव पहुंचा। हॉर्मुज क्षेत्र में ऑयल टैंकर जहाज पर हुए हमले में शिवानंद की मौत हो गई थी। शव गांव पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों ने शव को एम्बुलेंस से उतारने से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री से बातचीत कराने, मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और बच्चों के भविष्य को देखते हुए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि मांगों पर आश्वासन मिलने तक शव नहीं उतारा जाएगा। बताया जा रहा है कि शिवानंद 6 महीने पहले मुंबई से सिंगापुर की एक मर्चेंट नेवी कंपनी में नौकरी करने गए थे। वे एमटी सेट बेलो नामक ऑयल टैंकर पर फीटर के पद पर कार्यरत थे। 10 जून को ओमान से ईरान जा रहे जहाज पर हॉर्मुज क्षेत्र के निकट हुए हमले में उनकी मौत हो गई थी। मामले की जानकारी मिलने पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी फोन पर मृतक के भाई और अन्य परिजनों से बातचीत कर संवेदना व्यक्त की। घटना को लेकर पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील परिसर में बुधवार को तनावपूर्ण माहौल देखने को मिला, जब लेखपाल संघ और अधिवक्ता संघ के सदस्य आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे तहसील परिसर कुछ समय के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया। विवाद के बीच हैदरगढ़ के उपजिलाधिकारी राजेश कुमार विश्वकर्मा ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीएम का कहना है कि उनके कार्यालय की बिजली की जानबूझकर बाधित कर दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर से फ्यूज निकाल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें विद्युत विभाग के एसडीओ को फोन कर बिजली व्यवस्था बहाल करानी पड़ी। एसडीएम ने यह भी कहा कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उन्हें गाली तक दी गई, जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। उनका कहना है कि वो लगातार संवाद के माध्यम से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करते रहे और वार्ता के लिए कई बार पत्र भी जारी किए, लेकिन संबंधित पक्ष बातचीत के लिए नहीं आया। उधर अधिवक्ताओं का आरोप है कि एक लेखपाल द्वारा उनके प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने के बाद माहौल बिगड़ा। इसी घटना से नाराज होकर अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके जवाब में लेखपाल संघ के सदस्य भी विरोध में उतर आए। गौरतलब है कि हैदरगढ़ तहसील में अधिवक्ता पिछले कई दिनों से एसडीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है और एसडीएम का स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर अधिवक्ता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी कोर्ट चली है, मेरी भी कोर्ट चली है और नायब तहसीलदार साहबान की भी कोर्ट चली है। कल भी इन्होंने इसी प्रकार से विरोध किया था, क्योंकि शासन ने 1 सप्ताह का अनकंटेस्टेड म्यूटेशन के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। जब कल तहसीलदार और नायब तहसीलदार बैठे तो कल भी इनका इसी प्रकार से विरोध था। हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में है, न ये खुद कोर्ट के भीतर गए, न ये वादकारियों को जाने देते हैं। पूरी तरीके से इनका ये काम गलत है। वादकारियों ने ही आपको चुना है और आप वादकारियों की बात नहीं करेंगे। आप मेरे न्यायालय में चलें, मैं आपको दिखा दूं, 365 दिन में लगभग 270 दिन इनका बाइकआउट रहता है। अगली खबर, मुहर्रम 2026 को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए लखनऊ पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई है। सीसीटीवी, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए 24 घंटे नजर रखी जाएगी। मुहर्रम के मद्देनजर लखनऊ पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पूरे पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र को 5 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित किया गया है। चौक, ठाकुरगंज, सादतगंज, बाजार खाला और अमीनाबाद समेत संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। ताज़िया जुलूसों, इमाम बाड़ों और करबला स्थलों पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए भी 24 घंटे नजर रखी जाएगी। का त्योहार जनपद लखनऊ में काफी संवेदनशील रहता है और इसी के क्रम में पूरी लखनऊ पुलिस की टीम ने विगत 1 माह से इस पूरे त्योहार की तैयारियां की। सभी धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर लिया गया। जितने आयोजकगण थे तथा जितने भी ताजियादार थे, उन सभी के साथ प्रत्येक थाने के स्तर पर, एसीपी के स्तर पर बैठक कर ली गई। जितने भी रूट थी उन सभी रूटों का भ्रमण कर लिया गया और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक आवश्यकताएं थी उनको पूर्ण कर ली गई। जनपद लखनऊ में
प्रमुख रूप से पश्चिमी जोन जो पुराना शहर है वहाँ की मुहर्रम बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बृहद रहती है। मथुरा जनपद में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असला लाइसेंस प्राप्त किए जाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में किसी भी स्तर पर लापरवाही, तथ्य छिपाने या मिलीभगत की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार असला धारक हिमांशु के लाइसेंस से संबंधित फाइल में थाना स्तर से लेकर क्षेत्राधिकारी कार्यालय तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक से लाइसेंस जारी किए जाने की संतुष्टि की गई थी। पुलिस की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि CCTNS रिकॉर्ड में संबंधित व्यक्ति का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। इन संतुष्टियों और रिपोर्टों के आधार पर लाइसेंस प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी। मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब प्रशासन ने संज्ञान में आया कि कोतवाली पुलिस द्वारा असला धारक हिमांशु के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद लाइसेंस जारी करने की पूरी प्रक्रिया और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत चिंताजनक स्थिति है कि जिन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यक्ति के पक्ष में रिपोर्ट लगाकर असला लाइसेंस की संतुष्टि की, उसी व्यक्ति के खिलाफ बाद में मुकदमा दर्ज किया गया। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने कहा कि यह जांच का विषय है कि पुलिस सत्यापन के दौरान संबंधित व्यक्ति के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध थी और किन परिस्थितियों में उसके पक्ष में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यदि किसी स्तर पर तथ्य छिपाए गए हैं या जानबूझकर गलत रिपोर्ट दी गई है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेही ठहराया जाएगा। देखिए, आज आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है कि कोई हिमांशु पुत्र श्री कैलाश चंद्र जी हैं जो कि थाना कोतवाली मथुरा के रहने वाले हैं। उनको शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, जबकि उसी थाने में यह संज्ञान में आया है कि उनके विरुद्ध कुछ मुकदमे दर्ज थे। पत्रावली का अवलोकन किया गया है तो उसमें पाया गया कि जो थाने से रिपोर्ट आई है, थाने ने भी क्षेत्राधिकारी ने और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जो रिकमेंडेशन है उस पूरी पत्रावली में ये कहीं नहीं है कि उनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत है। नंबर 1। नंबर 2, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वो यहाँ के मूल निवासी हैं। नंबर 3, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि CCTNS का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उनके विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लंबित है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कानपुर नगर ने शादी कराने के नाम पर लोगों से ऑनलाइन ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर संचालित करने वाले मुख्य अभियुक्त रंजिश कुमार गौड़ को गिरफ्तार किया है, जबकि 23 टेलीकॉलर से पूछताछ की जा रही है। मामला तब सामने आया जब एक पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई कि मैरिज ब्यूरो संचालक बनकर ठगों ने विवाह कराने का झांसा देकर उससे करीब 4 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में जमा करा लिए। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह परफेक्ट रिश्ते, शादी मैच और शादी मैच इंडिया नाम से कॉल सेंटर संचालित कर रहा था। गिरोह सोशल मीडिया और मैट्रिमोनियल वेबसाइटों से लोगों का डेटा जुटाकर फर्जी प्रोफाइल, संपादित फोटो और नकली भुगतान स्क्रीनशॉट के जरिए विश्वास में लेता था। मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर रेड करी गई थी, जिसमें 23 लड़कियां और एक लड़के को अरेस्ट किया गया है। रंजीश नाम का लड़का है, ये छत्तीसगढ़ भिलाई का रहने वाला है और यहाँ पर फर्जी उन्होंने 3 कंपनियां खोल रखी थी शादी मैचिंग के लिए, और इसमें लोगों से भारी मात्रा में साइबर ठगी की जा रही थी। उनके पैसा ऐंठा जा रहा था और इनके करीब 11 बैंकों में खाते मिले हैं, जिसमें 41 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है और खातों की जांच पड़ताल की जा रही है। भारी मात्रा में इनके रजिस्टर और पूरा डिटेल मिला है। इनके कीपैड्स और मोबाइल फ़ोन बरामद हुए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां यूपी के हमीरपुर जिले के राट कोतवाली क्षेत्र के औतरौलिया मोहल्ले से सनसनीखेज वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने लकड़ी की पटिया से पिता पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी में कैद वीडियो में दिख रहा है कि बेटे को समझाने गए 60 वर्षीय शिवराम पर महज 11 सेकंड में 8 ताबड़तोड़ वार किए गए। बेटे की मां बार बार बचाने की कोशिश करती रही। गंभीर हालात में शिवराम की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे नरेश को गिरफ्तार कर लिया है।
अगली खबर जनपद रामपुर के मेलक थाना क्षेत्र के गांव लाटपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती अपनी शादी अपने प्रेमी के साथ कराए जाने की मांग मनवाने को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। युवती को मोबाइल टावर पर चढ़ा देख मौके पर कई ग्रामीण एकत्र हो गए और उसके द्वारा उठाए जा रहे इस कदम के बारे में जानने की कोशिश करने लगे। जब लोगों को उसकी मंशा के बारे में जानकारी हासिल हुई तो उन सभी ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन युवती टावर से बिना शर्त नीचे उतरने से इनकार करते हुए अपनी जिद पर अड़ी रही। वहीं इस प्रकरण की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और उसे समझाने बुझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन युवती ने पुलिस के सामने फिर से अपने प्रेमी युवक से शादी कराने की मांग रख दी। आज सुबह सूचना आई कि थाना मिलक अंतर्गत एक गांव है लाटपुर, वहां एक टावर पे एक युवती चढ़ गई। उस युवती द्वारा ये अनुरोध किया जा रहा था कि मैं किसी अमुक व्यक्ति से शादी करूंगी, इसी के उसमें वो चढ़ गई टावर पे इसी जिद पे। बाद में पुलिस द्वारा उसको समझा बुझा करके उतार लिया गया। वो एक व्यक्ति से शादी करने का अनुरोध कर रही थी, इसी पर उतारा गया। उसके परिजनों द्वारा उसको समझाया जा रहा है, बाकी जैसा वो कार्रवाई चाहेगी वैसी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।